आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के बारे में, और हम जानेंगे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक को भी। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ हम MPPSC मेंस के इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF के नाम से हम जानते हैं। इसके उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो 27 दिसंबर 1945 को इसका उद्घाटन हुआ और इसने 1 मार्च 1945 को अपना कार्य करना आरंभ किया। इसके मुख्यालय की अगर बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC, जो अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है। आगे देखते हैं। इसके कुल सदस्यों की बात करूं तो इसके कुल सदस्य 189 हैं। इसके प्रबंधन निदेशक की अगर बात करूं तो इस समय है क्रिस्टीना लिगार्ड। IMF के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना। जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि एक कोष है, एक फंड है। अब जब हम एक कोष बनाते हैं, एक फंड बनाते हैं, तो इसमें जो सदस्य देश होते हैं वो अपने अपने पैसे इस पर डालते हैं, या एक तरह से एक पैसा इकट्ठा किया जाता है एक फंड के रूप में, एक कोष के रूप में, और फिर जिसको उस फंड की सहायता होती है, या माफ़ कीजिएगा, जिसको उस फंड की आवश्यकता होती है, तो उस फंड से, उस कोष से उस सदस्य देश को सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने जब डिस्कस किया था अपना सहकारी संगठन को, तो हमने देखा था कि किस तरह से जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं या इस तरह के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं और फिर आपस में चंदा कर लेते हैं, और फिर चंदा करने के बाद या एक कोष बनाने के बाद जो भी पैसा इकट्ठा होता है तो वो किसी एक को दे दिया जाता है, जिससे वो कोई बिजनेस कर सकता है या जो भी उसको आवश्यकताएं होती है वो उनको पूरा करता है। तो इस तरह से ये बड़े लेवल पे है, एक तरह से एक काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सदस्य देश अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, और फिर जिस व्यक्ति को या जिस सदस्य देश को इस सहयोग की आवश्यकता होगी तो इस फंड से, इस कोष से उसकी सहायता की जाती है। तो ये जो है इसका ये प्रमुख और पहला उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन विकसित करना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको संतुलित करना। जैसे कि जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है और जो गरीब देश है, तो ऐसा ना हो कि जो विकसित देश है वो विकासशील और जो गरीब देश हैं उन पर एक व्यापारिक रूप से इतने हावी हो जाए कि उनका विकास ना हो पाए, या उन छोटे देशों को एक बाज़ार के रूप में प्रयोग करने लगे। जैसे कि हमारे आज़ादी के पहले जैसे जो अंग्रेज़ किया करते थे, तो हमारे देश को एक बाज़ार के रूप में वो यूज़ करते थे कि भाई हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहाँ पर तैयार प्रोडक्ट करके, और जो तैयार प्रोडक्ट होता था उसको हमें ही बेचते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, या जो व्यापार संतुलन होता है कि भाई जो सारे देश है वो सारे देशों के बीच में जो व्यापारिक संतुलन है वो बना रहे, उस पे भी ये काम करता है। आगे देखते हैं। विनिमय दर को स्थिर बनाना, बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंध को समाप्त अथवा न्यूनतम करना। विनिमय प्रतिबंध जो होते हैं कि भाई ट्रेडिंग के लिए जब दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो वो आपस में अगर उन्होंने कोई प्रतिबंध लगा के रखे हो कि भाई नहीं, हम फला देश से चावल नहीं मंगाएंगे, या उस देश की शक्कर हमारे देश में नहीं आएगी, अगर या फिर कुछ प्रतिबंध लगा के रखे हो कि भाई नहीं, वहाँ से तो भाई हम 2 टन ही मंगाएंगे या 4 टन ही मंगाएंगे या 100 टन ही मंगाएंगे, तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध है, या उस पर्टिकुलर देश को हम इतना ही चावल या खाद्य पदार्थ हो गया या एक्सपोर्ट हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया, ये तरह जितनी भी तरह की चीज़ें आपस में व्यापार के रूप में हो रही हैं, उनके ऊपर अगर कोई प्रतिबंध लगा है तो उसको या तो सीमित करना और न्यूनतम करना। इसी के साथ जब व्यापार हो रहा है तो जो भुगतान हो रहा है तो उसका भुगतान किस प्रकार से हो रहा है, वो प्रॉपरली भुगतान हो, सही तरीके से भुगतान हो, इस सारी बातों का भी ये ध्यान रखता है। आगे है, सदस्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने में सहायता करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भुगतान संतुलन को बनाने में और उसे अनुकूल बनाने के लिए ये सहायता प्रदान करता है।
असंतुलन की जो मात्रा होती है और जो अवधि होती है उसे भी ये कम करता है। मान लीजिए भुगतान संतुलन क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भुगतान संतुलन अगर कम या ज़्यादा हो जाता है या असंतुलित हो जाता है तो उसको ये संतुलित करने में सहायता करता है, और अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करने में भी ये सहायता करता है। तो ये थे IMF के उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IMF कुछ कार्य भी करता है, तो इन कार्यों को हम देखते हैं। जैसा है वित्तीय सहायता, ये सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि जितने भी जो सदस्य हैं उनका जो भुगतान संतुलन अगर प्रतिकूल हो गया है, भुगतान संतुलन काफ़ी असंतुलित हो गया है, तो उसको संतुलित करने के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए जो भी सदस्य देश हैं उनको एक अल्पकालीन ऋण भी ये उपलब्ध कराता है। यानी कि छोटे समय के लिए या कम समय के लिए ये उन देशों को लोन पर पैसा भी देता है। चलिए अगला देखते हैं तकनीकी सहायता। सदस्य राष्ट्रों की विकास एवं प्रभावी वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। यानी कि ऐसे सदस्य राष्ट्र जो विकसित नहीं हैं या जिन्हें आवश्यकता है अपनी ऐसी नीति बनाने के लिए कि भाई जो काफ़ी प्रभावी हो, और ऐसी नीतियों को बनाने में उनकी सहायता करता है, उनको तकनीकी सहायता प्रदान करता है और प्रशिक्षण भी देता है कि भाई वो अपने देश के लिए अच्छी नीतियों को, एक प्रभावी वित्तीय नीतियों को बना सके। ठीक है, अगला है मौद्रिक एवं विनिमय दर नीतियाँ, व्यय प्रबंधन, कर नीतियाँ एवं प्रशासन, बैंकीय वित्तीय प्रणाली, पर्यवेक्षण एवं नियमन, विधायी प्रारूप और आंकड़ा संकलन संबंधी क्षेत्रों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। IMF के द्वारा जो सदस्य देश हैं या ऐसे सदस्य देश जिनको आवश्यकता है उन्हें मौद्रिक नीति, विनिमय दर नीति, मौद्रिक नीति क्या होती है, विनिमय दर नीति क्या होती है, ये सारी बातें हम पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद व्यय प्रबंधन, यानी कि खर्चा जो सरकार कर रही है वो किस प्रकार से खर्चा कर रही है, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे हो। कर नीति एवं प्रशासन, कि किस तरह से अच्छे कर लगाए जा सके, ऐसे कर लगाएं जो सरकार को भी लाभ दे और जनता को भी लाभ दे। प्रशासन किस प्रकार से हो जिससे इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले, अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से बढ़े। बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्रों में किस तरह से नियम बनाए जाने चाहिए, उनका पर्यवेक्षण यानी कि किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा विधायी प्रारूप की अगर हम बात करें तो कैसे नियम और कानून, जिनको हम लॉस कहते हैं, तो इस तरह के कैसे रूल बनाए जाएं, किस तरह के कानून बनाए जाएं इन सभी क्षेत्रों के लिए। और उसके अलावा या उसके साथ जो आंकड़े एकत्रित करना है, जैसे कि कोई भी कार्य होते हैं तो उसमें आंकड़े एकत्रित करती है सरकार कि भाई हमने कितना फंड दिया है, कहाँ कितना पैसा गया है और किसको कितना लाभ हो रहा है। तो ये सारे जानकारी जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि भाई 100 लोगों को हमने दिया, उसमें से 100 लोगों, उसमें से 80 लोगों ने उसका बहुत अच्छा लाभ उठाया है और 80 लोगों ने उस पैसे से अपना बिजनेस को और बढ़ा लिया है। 20 लोग थे जो अपने बिजनेस को बढ़ाने में नाकाम रहे, तो पता चलेगा कि हाँ इसमें अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हमें 80% सफलता प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से सरकार आंकड़े एकत्रित करती है और उनका विश्लेषण करके देखती है कि हम जो स्कीम बना रहे हैं, हम जो नीतियाँ बना रहे हैं, हम जो नियम और कानून बना रहे हैं, तो वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए जो तकनीकी सहायता होती है, जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो ये जो IMF है ये अपने सदस्य देशों को ये तकनीकी सहायता, ये प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निगरानी। वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक एवं वित्तीय विकास कार्यों की समीक्षा करता है। यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं वो किस तरह से आर्थिक नीतियों को बना रहे हैं, किस तरह की मौद्रिक नीतियों को अपना रहे हैं, उन सब की ये निगरानी करता है, उनको देखता है, उनकी समीक्षा करता है कि भाई ये वाकई किस दिशा में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है इससे जो विश्व अर्थव्यवस्था है उस पर कोई गलत या विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो। अगला है आर्थिक एवं वित्तीय संकट के प्रति संवेदनशीलता को कम करने और जीवन स्तर को उठाने वाली नीतियों के संदर्भ में सलाह प्रदान करता है। यानी कि ये सलाह देता है, आपको एडवाइस करेगा कि कैसे आप एक ऐसी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, या कोई सदस्य राष्ट्र
ऐसी नीति या ऐसे सिस्टम को बनाएं जिससे जो अर्थव्यवस्था है वो ना केवल बढ़े, उसमें वृद्धि हो, बल्कि वो स्थिर भी रहे। ऐसा ना हो कि भाई आज काफ़ी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ऊंचाई पे जा रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और फिर तेज़ी से वो नीचे आ जाए, ऐसी कोई नीति ना अपनाएं। ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था बढ़े भी और स्थिरता भी उसमें बनी रहे। इसके अलावा जो वित्तीय संकट वाली स्थिति आती है, ऐसी अगर कोई नीति ना बनाई जाए जिससे वित्तीय भविष्य में वित्तीय संकट की स्थिति बन जाए, और अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए, तो इन सारे बातों पर, इन सारे मुद्दों पर भी ये IMF अपने सदस्य राष्ट्रों को क्या करता है, सलाह देता है। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वैश्विक संभावनाओं का नियमित मूल्यांकन करने हेतु वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट भी ये जारी करता है। जैसा कि आपको प्रीलिम्स वगैरह में जब आप तैयारी करे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी करेगा आपका IMF। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम्स वगैरह या वनडे एग्जाम्स वगैरह में आपको अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अल्प विकसित एवं निर्धन राष्ट्रों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाली योजनाओं के लिए ऋण, तकनीकी एवं रणनीतिक सहायता प्रदान करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जो निर्धन राष्ट्र हैं, वो अगर ऐसी योजनाएं लेके आते हैं जिनसे उनके देश में जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, तो ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए, ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है, और रणनीतिक यानी कि कैसी स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे इस नीति को लागू किया जा सके और जो देशवासी हैं, जो उस पर्टिकुलर देश के लोग हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो सुधारा जा सके या उसे ऊपर उठाया जा सके। आगे देखते हैं, ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन में सकारात्मक सहयोग प्रदान करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऐसी नीतियां जिनसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इन नीतियों में सकारात्मक ये सहयोग प्रदान करता है। चलिए अब हम देखते हैं IMF की संरचना के बारे में जानते हैं। IMF की संरचना की अगर मैं बात करूं तो IMF में प्रत्येक सदस्य जो देश है वो अपना एक गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, अब ये जो गवर्नर होते हैं, ये सारे गवर्नर मिलकर ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का निर्माण करते हैं। फिर ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये सारा जो नियंत्रण और प्रबंधन का जो काम होता है ये इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। प्रत्येक गवर्नर जो होता है उसको अपने देश को प्राप्त कोटे के आधार पर मतदान शक्ति मिलती है, यानी कि उस देश को जितना भी कोटा मिला होगा उस आधार पर उसकी मतदान शक्ति होगी। ऐसा नहीं होता है कि भाई, जैसे हम देखिए मतदान शक्ति की बात करूं तो जैसे कि हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो मेरा जो वोट होगा वो क्या होगा, एक ही काउंट होगा। लेकिन इन संरचनाओं में जहां पर कोटा निर्धारित होता है वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए USA ने वोट दिया तो USA का वोट हो सकता है उसका कोटा ज़्यादा हो तो उसका एक वोट 10 वोट के बराबर गिना जाए। ठीक, उसके अलावा जो गरीब देश हैं जिनका कोटा कम है या जिनको कोटा नहीं मिला है, उनका हो सकता है कि एक वोट एक के बराबर निर्धारित किया जाए, और कोई दूसरा देश है जिसका और बड़ा कोटा है तो हो सकता है कि उसका एक वोट 20 या 25 के बराबर गिना जाए। तो इस तरह से कोटे के हिसाब से इनकी जो मतदान शक्ति होती है वो प्राप्त होती है। चलिए इसको भी हम देखेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा कोटा की, में अगर मैंने बात की है तो कोटे के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में, इस टेबल में अपन देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का जो कोटा है वोट पर वो 16.52 है, यानी कि अगर वो वोट करता है तो उसका एक वोट 16 लोगों के लगभग माना जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जापान जिसका 6.15 है, उसके बाद है चीन जिसका 6.09 है, उसके बाद है जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी जिसे ब्रिटेन कहते हैं, उसके बाद है इटली, और फिर उसके बाद है भारत हमारा जिसका शेयरिंग कोटा की अगर मैं बात करूं तो ये 2.64 है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट का जो वोट देने का शेयर है या जो वोट देने का जो कोटा है वो सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो IMF है उसमें इसकी ही वजनदारी होगी, इसका ही सारा प्रभुत्व होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो अन्य देश हैं भारत जैसे और जो दूसरे विकासशील देश हैं और गरीब देश हैं, उनका ये कहना है कि भाई इस प्रकार अगर संस्था रहेगी या इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसमें कुछ ही लोगों का दबदबा रहेगा, तो इस प्रकार से फिर जो अन्य देश हैं उनके वोट का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है। तो इस वाले सिस्टम को, कोटा निर्धारण वाले सिस्टम को जो है वो कम कर देना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। भारत की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था उसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या होता है और इसके डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमें पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, और जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भाग है और वर्ल्ड हिस्ट्री इस समय हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं है और आपको मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक जाने की भी आवश्यकता है। हमें बस उतना पता होना चाहिए कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में क्या संबंध है, किस तरह से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इनके बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इसमें न्यूज़ है तो उसे आप यहाँ पर अपडेट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर बात करूं तो भारत उन 44 देशों में है जिन्होंने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया था और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ये जो है IMF इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभ में भारत जो था वो संचालन मंडल का सदस्य था, परंतु 1970 में अन्य देशों का कोटा जो था वो अधिक हो गया और भारत का जो स्थायी सदस्यता थी वो समाप्त हो गई। यानी कि जो कोटा था भारत का वो कम हो जाने की वजह से जो भारत है वो स्थायी सदस्यों से बाहर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के वित्त मंत्री IMF के जो है वो गवर्नर होते हैं, यानी पदेन गवर्नर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर देश अपना अपना यहाँ पर एक गवर्नर भेजता है। हम अगर भेजेंगे तो किसको भेजेंगे? हम भेजेंगे हमारे वित्त मंत्री को। जो भी वित्त मंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली IMF का गवर्नर हो जाएगा भारत के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं RBI के गवर्नर की बात करूं और हमारे मान लीजिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो किसी काम से या किसी कारणवश वहां पर नहीं जा पाते हैं IMF की मीटिंग्स में, तो हम उनकी जगह फिर भेजेंगे हमारा जो RBI के गवर्नर हैं उनका। तो ये हमारे क्या हो गए? वैकल्पिक गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है IMF का भारत में प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशन करता है जो अन्य 3 देश बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि भारत में जो IMF का कार्यकारी निदेशन होता है, जो भारत में IMF को रिप्रेजेंट करता है, वो ना केवल सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर, वो हमारे साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी प्रतिनिधित्व देता है। वर्तमान में हमने कोटाधारियों की जो लिस्ट देखी थी उसमें भारत का स्थान की बात करें तो वो 8वां है। भारत का कोई भी ऋण IMF पर नहीं है, यानी कि हमने किसी भी तरह का कोई ऋण अभी तक IMF में वर्तमान स्थिति में हमारा पास कोई भी ऐसा ऋण नहीं है जो हमने IMF से लिया है। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। नवंबर 2002 के बाद की बात करूं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान में भारत एक अंशदान कर रहा है। भारत के भारत के नोट्स परचेस एग्रीमेंट यानी NPA, ठीक है, वो वाला NPA नहीं, ये अलग वाला NPA है ना, के अंतर्गत $10 बिलियन तथा NAB जिसे हम कहते हैं न्यू एग्रीमेंट टू बोरो यानी NBA के अंतर्गत $14 बिलियन का अंशदान है। देखिए अगर इसकी बात करूँ जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान तो IMF है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक कोष है। कोष में क्या होता है? सदस्य देश होते हैं, वो क्या करेंगे? अपना अपना अंशदान करेंगे, पैसों का दान करेंगे। ठीक है, फिर वो कोष से जो सदस्य देश हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है उसी कोष से उनकी सहायता की जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो IMF ने जो बनाया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान, उसमें भारत ने सन 2002 से अंशदान वो लगातार कर रहा है। उसके बाद जो IMF ने बनाया है नोट्स परचेस एग्रीमेंट, उसमें भारत ने $10 बिलियन मतलब $US का अंशदान किया है। और एक और जो कोष बनाया है जिसका नाम है न्यू एग्रीमेंट टू बोरो यानी कि NAB जिसको कहते हैं, उसमें भारत $14 बिलियन यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का अंशदान कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो थोड़ा चर्चा में रहती है, आपको कहीं कहीं सुनने भी मिला होगा,
वो है SDR। IMF जब हम पढ़ते हैं तो SDR के बारे में भी थोड़ा बहुत हमको जानकारी होना चाहिए। SDR को हम कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब क्या है, इसको देखते हैं। यह IMF द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है जो सदस्य देशों के मौजूदा धन भंडार के पूरक के रूप में कार्य करता है। देखिए, IMF है, इसमें कई सारे देश जुड़े हुए हैं। सबके देश की जो मुद्रा है वो अलग अलग है। भारत में जैसे रुपया चल रहा है, US में डॉलर चल रहा है, ठीक है, रशिया में रूबल चल रहा है, जापान में येन चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जो देश हैं सबकी जो मुद्राएं हैं वो अलग अलग हैं। अब जो कोटा है, अब जैसे कि भारत से कहा गया कि आपका जो कोटा है, जो भी हम फंड बनाया, मान लीजिए हमने 100 करोड़ का फंड बनाया। अब 100 करोड़ में मान लीजिए भारत से कहा गया कि भाई 1% जो है वो हम 1% कोटा का जो राशि होगा वो भारत देगा। तो 100 करोड़ में से यानी 1 करोड़ किसको देना है? भारत को देना है। लेकिन भारत किस रूप में देगा? ठीक है, क्या वो 100 करोड़ रुपए देगा, या 100 करोड़ येन देगा, या 100 करोड़ रूबल देगा, या 100 करोड़ डॉलर देगा? तो ये सारी चीज़ों को, या इन सारी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए IMF ने क्या किया कि अपनी एक खुद की मुद्रा बना ली एक तरह से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, इसको थोड़ा और समझते हैं। इसको लाया गया था वर्ष 1969 में। आरंभ में इसका जो निर्धारण होता था कि भाई आपको कितने SDR देने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे भारत को कहा गया कि आपको 1% कोटे का जो है 1% कोटा आपका है, तो 1% कोटे के हिसाब से आपको पैसे IMF में जमा करने हैं, 1% आपको देना है। तो अब भारत किस हिसाब से देगा? तो भारत को कहा कि आपको इतने SDR हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो SDR का पहले जो निर्धारण होता था वो कैसे होता था? स्वर्ण के रूप में होता था, सोने के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता था। यानी कि कितने SDR आपको देने पड़ेंगे, वो सोने के हिसाब से SDR की वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी। तो इसीलिए इसे उस समय क्या कहा जाता था? कागजी स्वर्ण भी कहा जाता था। IMF की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देश इसमें जुड़े हैं और सारे देशों की जो मुद्राएं हैं वो कैसी है? अलग अलग टाइप की है। तो जब सबकी देशों की, सारे देशों की मुद्राएं अलग अलग हैं, तो अगर IMF अपना कोई काम करेगा, मान लीजिए उसने अपना बैलेंस बनाया कि भाई मुझे इतने यहाँ इन देशों से इतना इतना पैसा प्राप्त हुआ और फिर इन देशों को हमने इस हिसाब से लोन बांटे हैं, या इन देशों को इस हिसाब से सहयोग किया है, तो वो अपना जितना भी लेन देन का हिसाब रखता है। अगर मान लीजिए उसने US डॉलर से अपना हिसाब किताब रखा, तो हो सकता है अन्य देश उसका विरोध करे कि भाई आपने हिसाब किताब US डॉलर में क्यों रखा। जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, ठीक है, डॉलर तो हमें पसंद है तो हम तो शायद विरोध करेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से फिर इस तरह के विरोध ना हो और सारी चीज़ें सबको एक समान लगे, इसलिए उन्होंने ये SDR लेके आया। तो जितना भी IMF में लेन देन होता है, जितना भी काम होता है, उसको ये इस SDR में व्यक्त करते हैं, या इस SDR के हिसाब से उसको लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2016 के बाद SDR का जो मूल्य का निर्धारण है उसको स्वर्ण में या सोने में ना करके इसके लिए क्या किया गया कि जो 5 बड़े देशों की जो मुद्राएं हैं उनका कैलकुलेट या उनका एवरेज निकाल कर उसको SDR के हिसाब से कैलकुलेट करने लगे, या उसके हिसाब से उसको निर्धारित करने लगे। अब ये 5 बड़े देश कौन से हैं? जैसे कि अमेरिका, जहाँ पे डॉलर चलता है, यूरोप में यूरो चलता है तो यूरो ले लिया हमने, जापान का येन ले लिया, चीन का RBM ले लिया हमने, और स्टीलिंग पाउंड जो होता है, जो ब्रिटेन वगैरह में चलता है, पाउंड्स वगैरह, उसको ले लिया। तो इन 5 मुद्राओं का हमने कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल के उनका जो भी गणित होगा, ठीक है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि ये 5 मुद्राएं हैं बड़ी विश्व की, इनके आधार पर इस SDR का निर्धारण होता है। कब से? अक्टूबर 2016 के बाद से। आगे देखते हैं। अब जब सदस्य देश अपने कोटे का पैसा IMF में जमा करता है तो उसे किस रूप में देना होता है? उसे देना होता है 25% स्वर्ण के रूप में और 75% विदेशी मुद्रा के रूप में। अगर कोटे के निर्धारण की बात करूं तो अब तक जब से इस
आईएमएफ को बनाया गया है या आईएमएफ में कोटा निर्धारित किया गया है, तब से लेकर अभी तक इसमें 11 बार परिवर्तन हो चुके हैं। जैसा कि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कोटा है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है, उसके बाद जापान के पास है, उसके बाद चीन के पास है, और भारत जो आता है वो 8वें स्थान पर आता है। एसडीआर के लेन देन की अगर मैं बात करूं तो ये कोई भौतिक राशि नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसडीआर के नाम पर जो आईएमएफ है उसने अपने नोट छपवा के रखे हों या चेक छपवा के रखे हों या कोई सर्टिफिकेट छपवा के रखा हो, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कहने की बात है, सिर्फ खाता और ये जो चीज़ें हैं होते हैं कि भाई जो एक तरह से खाता निर्धारित करने के लिए, भाई आप इतना एसडीआर हमको देंगे और हमने इस देश को इतने एसडीआर की सहायता दी है, तो उसको निर्धारित करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको आसान तरीके से सबको समझ में आ जाए, तो इसके लिए इसको बनाया गया है। यानी कि कोई ये भौतिक रूप से आपको मिलेगा नहीं कि कोई एसडीआर नोट या कोई एसडीआर सर्टिफिकेट या एसडीआर का सिक्का आपको मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक को। विश्व बैंक की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसको 1944 में स्थापित किया गया था। इसने कार्य आरंभ किया था अपना 25 जून 1946 में। मुख्यालय की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। सदस्य राष्ट्रों की बात करूं तो वर्तमान में 189 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। ये भी आईएमएफ की तरह एक या आईएमएफ की एक सह संस्थान के रूप में कार्य करता है। क्योंकि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों को ही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की युग्म संतानें यानी जिन्हें जुड़वा संतानें भी इन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक कोई एक संस्था नहीं है। इसके अंतर्गत कई सारी छोटी बड़ी संस्थानें हैं जो सारी मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। मुख्य रूप से 5 जो संगठन हैं वो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यही मुख्य रूप से विश्व बैंक है। इसे आईबीआरडी कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईएफसी। उसके बाद है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्थान यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा इसे कहते हैं, एमआईजीए। उसके बाद है निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस विश्व बैंक को किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था या विश्व बैंक की क्या उद्देश्य है। पहला है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। जैसे कि हमने देखा आईएमएफ क्या करता है, वो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, वहीं विश्व बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। भुगतान संतुलन की समस्या या भुगतान संतुलन में साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, यानी कि कोई देश किसी देश में पूंजी निवेश करना चाहता है तो ऐसे निवेश को वो प्रोत्साहित करते हैं जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो संतुलन है उसका विकास किया जा सके, उसमें साम्यता लाई जाए। युद्ध पीड़ित देशों की अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु कार्यक्रमों को लागू करना, यानी कि कोई देश है जो युद्ध पीड़ित है या युद्ध वाली स्थिति से अभी गुजर रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था यानी कि जब वो शांतकालीन में था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था में या उस स्थिति में लाने के लिए कार्य करना। सदस्य देशों की लघु एवं बृहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ऋण प्रदान करना तथा ऐसे ऋणों के लिए गारंटी देना। सदस्य देश अगर कोई है वो अपनी कोई लघु योजना है या उसकी कोई बृहद योजना है तो उसके लिए विश्व बैंक ऋण भी देता है, और अगर वो ऋण नहीं दे रहा है या कोई दूसरा देश उसको ऋण दे रहा है तो विश्व बैंक उसकी गारंटी लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदस्य देशों में निवेश को प्रोत्साहित करना, यानी कि निवेश जो है एक देश से दूसरे देश में अगर निवेश हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना। अब प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या क्या काम कर रहा है इसको थोड़ा देखते हैं, किस प्रकार से वो निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए
ऋण या पूंजी विनियोग के लिए गारंटी लेना है कि भाई मान लीजिए अमेरिका भारत में निवेश कर रहा है, तो या किसी परियोजनाओं को फंडिंग कर रहा है या उसके लिए धन उपलब्ध करा रहा है, तो विश्व बैंक क्या करता है, भारत की उस समय एक गारंटी लेता है कि हाँ मान लीजिए अगर भारत ने आपका पैसा नहीं चुकाया है तो विश्व बैंक उसका पैसा चुकाएगा। जैसे कि हम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो एक गारंटर होता है ना, जो बोलता है कि भाई कल को अगर मान लो एप्लीकेंट या जो लोन लेने वाला है, लोन धारक भाग गया तो हम गारंटर से वसूलेंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह गारंटी लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि गारंटी लेने के बावजूद पूंजी उपलब्ध ना हो तो IBRD कुछ शर्तों के आधार पर उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। मान लीजिए किसी कोई ऐसा देश है जिसकी विश्व बैंक ने गारंटी ले ली है कि हाँ भाई आप यहाँ पे निवेश कीजिए, योजनाओं में निवेश कीजिए, परियोजनाओं में निवेश कीजिए, उसकी गारंटी हम लेते हैं। उसके बावजूद भी कोई देश या कोई एजेंसी या कोई संस्थान या कोई कंपनी उस देश में निवेश नहीं कर रही है, तो ये क्या करता है, फिर ये IBRD के तहत कुछ शर्तों के आधार पर, उस देश से कुछ शर्तें के आधार पर कि भाई ये जो पैसा है आप इसको इस तरह से निवेश करोगे, इस क्षेत्र में निवेश नहीं करोगे, इस क्षेत्र में निवेश करोगे, या जो तकनीकी सहायता है ये फला फला एजेंसी से आप ही लोगे, ठीक है, या इस एजेंसी के तहत जो बनाई गई नीतियां हैं उसके आधार पर आप अपनी योजनाओं को चलाओगे। तो इस तरह की कुछ शर्तें वगैरह ये रखता है, हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो कुछ शर्तों के आधार पर ये क्या करता है, उन गतिविधियों के लिए फिर IBRD के तहत आपको लोन दे देता है। चलिए, तो ये थे इसके उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक क्या क्या काम कर रहा है, इनको हम देखते हैं। सदस्य देशों को उनके शेयर के 20% तक प्रदत्त पूंजी के रूप में ऋण दे सकता है या देता है। अगला है, सदस्यों से संबंधित निजी निवेशकों को गारंटी पर ऋण प्रदान करता है, लेकिन निजी निवेशकों को ऐसे ऋण के लिए अपने मूल देश से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस ग्रुप के जो हैं अंबानी साहब, उनको वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत है, तो वो वर्ल्ड बैंक में जाकर अपना लोन ले सकते हैं, बशर्ते भारत सरकार उसके लिए अनुमति उनको प्रदान करे। ठीक है, आगे है विश्व बैंक ऋण सुविधा, ब्याज दर, ऋण शर्तें और नियम के संबंध में स्वयं निर्णय एवं नियंत्रण करता है। यानी कि किस प्रकार से ऋण सुविधाएं दी जाएंगी, क्या ब्याज दर होंगे, ऋण की क्या शर्तें होंगी, उनके क्या नियम होंगे, तो इसके लिए किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे, किस प्रकार से इन पर नियंत्रण किया जाएगा, ये निर्धारित करता है। विश्व बैंक आमतौर पर किसी विशेष परियोजना के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। उस परियोजना से संबंधित मॉडल एवं रणनीतिक प्रस्तुति सदस्य देशों द्वारा विश्व बैंक में की जाती है। विश्व बैंक, जैसे हमने सुना है कि कई सारे, आपने जब हम करंट अफेयर्स वगैरह या करंट अफेयर्स का आप पढ़ते होंगे, हमारे वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि विश्व बैंक कई सारे परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराता है, उन्हें पैसा देता है चलाने के लिए। आमतौर पर जो दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं उनके लिए देता है, और इन योजनाओं का जो भी मॉडल होता है, जो भी रणनीति होती है कि भाई ये किस प्रकार से काम करेंगी और किस तरह से हम इनको चलाएंगे, इसके लिए जो सदस्य देश होता है वो क्या करता है, विश्व बैंक में इस परियोजना को, इस मॉडल को जाकर विश्व बैंक के सामने रखता है। उसके बाद फिर विश्व बैंक इनमें या इनके लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण लेनदार देश को ऋण का पुनर्भुगतान या तो आरक्षित मुद्रा या जिस देश में ऋण मंजूर, माफ़ कीजिएगा, जिस मुद्रा में ऋण मंजूर किया गया है उस पर करना होता है। यानी कि आरक्षित मुद्रा यानी जो भी आरक्षित की गई है कि भाई आप हमें डॉलर में दोगे या रुपए में दोगे, उसके लिए भुगतान करता है, उसमें भुगतान करता है। या फिर जिस रूप में ऋण लिया गया है, जैसे कि मान लीजिए भारत ने डॉलर्स में ऋण लिया है तो भारत को डॉलर्स में ही ऋण चुकाना होगा, या भारत ने रुपए में अगर वो ऋण लिया है तो भारत रुपए में ही वो ऋण चुकाएगा। अब बैंक जो है, ये जो विश्व बैंक है, ये सेवा या सुविधा शुल्क के रूप में सदस्य देशों से 1 से 2% जो है वो शुल्क लेता है। तो अब विश्व बैंक ये जो पूरा ऋण उपलब्ध करा रहा है, ये जो फंडिंग उपलब्ध करा रहा है, इसके लिए जो विश्व बैंक है वो अपने सदस्य देशों से उस फंड का 1% या 2% शुल्क के रूप में लेता है। लेकिन अब देखिए, अब जो बैंक होते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये जो सदस्य देश होते हैं, छोटे मोटे लोन तो लेते नहीं हैं, अरबों में 2000 करोड़
और 10,000 करोड़, इस तरह के बड़े बड़े लोन होते हैं, तो इसका भी अगर 1% या 2% भी ले रहे हैं तो एक बड़ा अमाउंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था जोड़ने एवं आर्थिक समृद्धि में सुधार करके गरीबी में कमी लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है। चलिए, तो ये था इसके कार्य। आगे बढ़ते हैं। अब इसके संगठन एवं संरचना को हम देखते हैं। इसके संगठन और संरचना की बात करें तो ये बिल्कुल IMF की तरह है। प्रत्येक देश 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना गवर्नर या एक वैकल्पिक गवर्नर विश्व बैंक में नियुक्त करता है। संगठन का नियंत्रण एवं प्रबंधन कार्य जो है वो यही बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है, यानी कि जो सारे गवर्नर आते हैं और फिर ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का निर्माण करते हैं, और यही बोर्ड ऑफ गवर्नर जो भी नियंत्रण है, प्रबंधन है, ये सारे काम करता है। प्रत्येक गवर्नर के मत की शक्ति उसके देश को प्राप्त कोटे या उस देश के वित्तीय योगदान से संबंधित होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि IMF में क्या होता है, सबका कोटा अलग अलग है और उस हिसाब से उसका वोट का पावर है। उसी तरह से विश्व बैंक में भी सबका कोटा अलग अलग है और उस हिसाब से उसका जो वोट है उसकी शक्ति प्रदान की गई है। जैसे कि अमेरिका की अगर बात करूं तो अमेरिका को 16 दशमलव समथिंग या 16 दशमलव कुछ प्रतिशत या वोट शक्ति प्राप्त है, यानी कि अगर वो एक वोट करेगा तो उसका एक वोट 16 के लोगों के बराबर है। ठीक है, वहीं भारत की 2 दशमलव कुछ है, यानी कि भारत एक वोट करेगा तो उसका जो है वो 2 वोट के बराबर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संचालन समिति जो होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे ही हम बैंक का प्रधान अधिकारी, यानी उसे ही हम वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष मानते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक में किसकी कितनी वोटिंग पावर है, इसको हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में देखिए, वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं या IMF की बात करूं तो IMF और वर्ल्ड बैंक में जिसका जितना कोटा होता है, जो जितना ज़्यादा इन संस्थानों को पैसा देता है जो देश, उसकी वोटिंग शक्ति उतनी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जैसे अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा इन देशों को पैसा देता है, इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग शक्ति है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करूं तो वर्ल्ड बैंक में 15.68 जो है ये माफ़ कीजिएगा, ये यूनाइटेड स्टेट की वोटिंग पावर है। वहीं उसके बाद आता है जापान जिसकी 7.89 है। उसके बाद आता है चाइना जो है 4.37। उसके बाद आता है जर्मनी जो है 3.96। उसके बाद आता है फ्रांस 3.71। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जिसकी है 3.71। उसके बाद है कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनसे कोई पैसा नहीं लेता है। ऐसी 40 कंट्रीज़ हैं जिनका वोटिंग प्रतिशत या वोटिंग शक्ति है वो है 26.46। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनसे ये पैसा मिलता है या फंडिंग मिलती है उनकी वोटिंग शक्ति है 38.66। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, IMF और वर्ल्ड बैंक में यूनाइटेड स्टेट, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के जो विकसित देश हैं या बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इनकी वोटिंग शक्ति अधिक है क्योंकि ये इन संस्थानों को ज़्यादा पैसा देते हैं, इनको ज़्यादा फंडिंग देते हैं। और जब कोई भी निर्णय की बात आती है तो जाहिर सी बात है इनके पास वोटिंग की शक्ति ज़्यादा है। तो अगर किसी निर्णय पर वोट करना होगा तो अगर 2 या 3 लोग ही इसमें मिल जाएंगे तो इनकी वोटिंग शक्ति तो काफ़ी बड़ी है। तो ये बाकी जो लोग हैं, बाकी के जो अन्य जो लोग हैं जिनकी वोटिंग शक्ति कम है, उनको ये 2-3 लोग ही अपने वोट की शक्ति से इनके मत को एक तरह से अलग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत और विश्व बैंक के बारे में। भारत विश्व बैंक के संस्थापक देशों में से एक रहा है। पहले भारत अधिकतम पूंजी वाले 5 राज्यों में सम्मिलित था। आगे पूंजी शेयर कम होने से इसका स्थान नहीं रहा, यानी कि शुरू में जब इसको स्थापित किया गया था तो भारत जो था वो टॉप 5 ऐसी कंट्रीज़ या 5 ऐसे सदस्य देशों में था जो सबसे ज़्यादा विश्व बैंक को पूंजी देते थे। लेकिन धीरे धीरे चल के अन्य देशों ने अपनी पूंजी बढ़ा ली और उनकी वोटिंग शक्ति वहाँ ज़्यादा बढ़ गई है और भारत अब इसमें नहीं रहा। आगे देखते हैं। भारत के अगर मत शक्ति की बात करूं तो यहाँ पर 2.91% है और स्थान की बात करूं तो भारत का स्थान इसमें 7वां है।
भारत के आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न योजनाओं को दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराई है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें विश्व बैंक ने ऋण उपलब्ध कराया है। विशेष रूप से आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, इसके साथ साथ शिक्षा में, सिंचाई में, जल आपूर्ति में, विद्युत शक्ति में, जनसंख्या नियंत्रण में, परिवहन और संचार में, गरीबी उन्मूलन में, बुनियादी ढांचों में, ग्रामीण विकास में, सड़क निर्माण में और कई तरह की परियोजनाएं हैं जिनके लिए जो विश्व बैंक है उसने दीर्घकालीन जो ऋण है वो भारत को उपलब्ध कराया है या दीर्घकालीन ऋण के रूप में भारत को सहायता की है। विश्व बैंक से भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए 1958 में एड इंडिया क्लब कंसोर्टियम की स्थापना की गई, जिसे जून में नाम बदलकर इसे भारत विकास मंच कर दिया गया। किंतु 1998 में जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके बाद से इसका जो कार्यक्रम है वो ठप पड़ा हुआ है। तो ये था भारत और विश्व बैंक। आइए इसके कुछ जो अन्य संगठन हैं उनको हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं IDA। ये विश्व बैंक की एक सहयोगी इकाई है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 24 सितंबर 1960 में हुई थी और 1961 में इसे संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण बना दिया गया। इसके अध्यक्ष की बात करूं तो विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो इसका भी अध्यक्ष माना जाता है। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो विकासोन्मुखी देशों के लिए आसान शर्तों पर सस्ते दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसे सुलभ ऋण खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, क्योंकि ये आसान तरीके से जो सदस्य देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको आसान तरीकों से दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने में मदद करती है। इन ऋण की अवधि की अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 वर्ष तक के जो दीर्घकालीन ऋण हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। प्रारंभ की जो अवधि होती है 10 वर्ष की जो प्रारंभिक अवधि होती है उसमें इन्हें छूट दी जाती है, यानी कि आपको ऋण देने के बाद 10 वर्ष तक आपको उसका कोई भी जो EMI होगी या जो भी रिटर्न करना होगा वो नहीं करना है। 10 वर्ष तक आप उस ऋण से अपना जो भी विकास करना है, जो भी परियोजना है उसको चलाइए। ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाता, केवल आवंटित राशि का 0.75% वार्षिक सेवा शुल्क के रूप में लिया जाता है, यानी कि इस ऋण पर कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने ऋण लिया है उसका 0.75% सेवा शुल्क के नाम पर लिया जाता है। यह संघ परियोजनाओं और गैर परियोजनाओं दोनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है, यानी कि ना सिर्फ परियोजनाओं के लिए कि किसी परियोजना को आपको चलाना है, इसके अलावा भी जो गैर परियोजनाएं हैं उनके लिए भी ये ऋण देती है। चलिए अगले संगठन की हम बात करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और 1961 में इसे संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण बना लिया गया। इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों के लिए पूंजी की व्यवस्था करना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए पूंजी की उपलब्ध कराना, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़े। निजी क्षेत्रों को पूंजी उपलब्ध कराकर यह उनके अंश खरीद कर पूंजी उपलब्ध कराता है, यानी कि जो निजी क्षेत्र हैं, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट फर्म है वो भारत में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है या कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है या कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहती है, तो ये उनको ऋण उपलब्ध कराएगा या उनके शेयर खरीद लेगा। कि भाई जैसे कि हमने जब शेयर मार्केट को पढ़ा था, शेयर मार्केट को समझा था, तो ये क्या करता है, उनके शेयर खरीद लेता है और इस माध्यम से उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर फर्म को क्या होता है, पूंजी की उपलब्धता या पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था के बारे में हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।
MIGA। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड बैंक की जहां मुख्यालय है और ये उन्हीं के संगठन है, तो इनके भी मुख्यालय वहीं पर हैं। वर्तमान सदस्यों की बात करूं तो 181 इसके सदस्य हैं। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है सदस्य विकासशील देशों में प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। इसके बाद है यह विकासशील देशों की सरकार को प्रोत्साहित एवं परामर्श देने वाली सेवाएं भी प्रदान करता है, यानी कि जो भी सदस्य देश हैं उनको इनके कार्यक्रमों को चलाने के लिए, नीतियों को चलाने के लिए ये परामर्श भी देता है, जिससे एक निवेश का वातावरण बने या निवेश को आकर्षित किया जा सके। अगर आपको मीगा की सहायता चाहिए है या आप मीगा से परामर्श लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसकी सदस्यता जो है वो अनिवार्य है। अगला देखते हैं। अगला है निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1966 में इसको स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है निवेश संबंधी जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं या विवाद हैं उनके समाधान के लिए एक केंद्र उपलब्ध कराना है। तो ये था आज का लेक्चर। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती है तो अपना ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।